घोटाला, जिसको एसीबी द्वारा ही अलग अलग माध्यम से प्रचारित किया गया और जिसे करीब 650 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है, उस घोटाले की एफआईआर आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये एफआईआर है 2 जून 2026 की। इस एफआईआर के अंदर पूरी की पूरी जो एफआईआर है एक किरदार के इर्द गिर्द घूम रही है और वो किरदार एक लाइजनर है, या ये कह सकते हैं एक पूरा का पूरा हेल्थ कार्टेल चलाने वाला एक प्राइवेट आदमी है जिसका नाम है राजीव रंगीला। जो लोग दिल्ली की हेल्थ को आने पिछले 20-25 साल से कवर करते रहे होंगे वो इस नाम को जानते हैं। इसका नाम है राजीव रंगीला। इस राजीव रंगीला के बारे में कहा गया है कि ये पूरा का पूरा ये जो दवाइयों का, इक्विपमेंट्स का हेल्थ घोटाला, हेल्थ स्कैम हुआ, वो इसने सरकार के साथ मिलके किया और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। इसके अंदर एक मोडस ऑपरेंडी एफआईआर के अंदर बताई गई है। ये आदमी किसी भी इक्विपमेंट की परचेज हो, दवाइयों की परचेज हो, बेडशीट्स की परचेज हो, सारी की सारी परचेजेस जो होती थी, टेंडर कोई भी निकले मिलता राजीव रंगीला की कंपनी को ही था। एसीबी की एफआईआर बताती है कि राजीव रंगीला ने कुल 3-4 कंपनियां खोली, अलग अलग नामों से खोली, अलग अलग लोगों को इन कंपनियों में डाला, मगर इन सारी की सारी कंपनियों को ऑपरेट और कंट्रोल राजीव रंगीला ही करते थे। इन कंपनियों के कई सारे नाम जो हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर दिए गए हैं। किसी भी काम का जब टेंडर निकलता था तो उस टेंडर की जो स्पेसिफिकेशन होती थी, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है, मान लीजिए अगर चादरों का टेंडर निकाला तो चादर की लंबाई इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, जीएसएम इतना होना चाहिए, कलर ये होना चाहिए, मटेरियल ये होना चाहिए, वो सारी की सारी जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे एक्सरे मशीन है तो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होंगी, अगर आपको कोई दवा लेनी है तो उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन होगी, वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन राजीव रंगीला डिसाइड करता था। राजीव रंगीला वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन डॉक्टर रंगा को बताता था और डॉक्टर रंगा जो टेंडर कमेटी थी डॉक्टरों की, उनको कहते थे कि भाई इस स्पेसिफिकेशन का टेंडर डालना है। वो स्पेसिफिकेशन क्या होती थी? वो स्पेसिफिकेशन ऐसी होती थी जिसके अंदर कोई साधारण कंपनी हिस्सा ही ना ले पाए। उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखी जाती थी इतनी बड़ी रखी जाती थी कि काम छोटा सा है मगर उसके अंदर कंपनी का टर्नओवर मांगेंगे 200 करोड़ का, तो 200 करोड़ की कंपनी इतना छोटा काम क्यों करेगी? तो कंपनियां कहेंगी हमें नहीं करना। और छोटी छोटी कंपनियां 200 करोड़ का टर्नओवर नहीं होता तो वो नहीं कर पाती। एक्सपीरियंस मांगेंगे 10 साल का कि सरकार के साथ 10 साल का काम किया हो तो वो कंपनी बाहर हो जाएंगी। ऐसी ऐसी स्पेसिफिकेशन फाइनेंशियल और टेक्निकल रखी जाएंगी कि आम कंपनियां जो दिल्ली सरकार के साथ काम करती हैं वो टेंडर नहीं भरेंगी। जो कंपनियां राजीव रंगीला ने बनाई हैं, एक ही आदमी द्वारा कंट्रोल की गई कई अलग अलग कंपनियां एक ही टेंडर को भरेंगी। एक L1 बन जाएगा, एक L2 बन जाएगा, एक L3 बन जाएगा, L1 को मिल जाएगा। और अगर 10 लाख रुपए की कोई एक्सरे की मशीन मार्केट में उपलब्ध है, हमारे अस्पताल ले रहे हैं, एम्स ले रहा है, तो राजीव रंगीला की कंपनी क्या करती थी कि वो डिस्ट्रीब्यूटर की तरह उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से पहले तो कॉन्ट्रैक्ट करती थी कि भाई हम आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम आपके माल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और 3 कंपनियां बिड डालती थी, उसमें एक राजीव रंगीला की एक कंपनी को बिड मिल जाती थी और जो 10 लाख रुपए में जो एक्सरे की मशीन अस्पतालों में मिल रही है, बिक रही है, उसको 33 लाख रुपए में खरीदा।
ये एक्सरे की मशीन का है। जब एक्सरे की मशीन की बिड डाली गई तो कहा गया कि 2 एक्सरे मशीन खरीदनी है दिल्ली सरकार को। तो बहुत सारी कंपनी ने बिड ही नहीं डाली कि 20 लाख रुपए के लिए क्या बिड डालनी, छोटा सा काम है, छोड़ दो। 2 एक्सरे मशीन के नाम की बिड डाली और फिर जो रेट आए वो 10 लाख रुपए नहीं आया, वो 33 लाख रुपए रेट आया राजीव रंगीला की कंपनी की। और फिर उस कंपनी से 448 एक्सरे मशीन खरीद ली। तो सिर्फ 448 एक्सरे मशीनों को खरीदने में ही सरकार को 100 करोड़ रुपए का चूना लगाया। कल एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूछ रहे थे कि 650 करोड़ कैसे आया, ऐसे आया। तुम जरा एसीबी की एफआईआर पढ़ो, थोड़ा अंग्रेजी में है, इसको डालो, उसको गूगल ट्रांसलेट पे इसको हिंदी में पढ़ो, इससे पता चलेगा तुम्हें 650 करोड़ कैसे आया। इस एफआईआर के अंदर सब कुछ दर्ज है, मगर जो बात बार बार सरकार छिपा रही है एफआईआर के बारे में और एसीबी छुपा रही है, वो ये है कि अगर आप इस एफआईआर को देखें, मैंने गुलाबी रंग से राजीव रंगीला के नाम को टैग किया है इसके अंदर। अब आप देखिएगा राजीव रंगीला का नाम इस एफआईआर में कितनी बार है। एक पेज पे 1 2 3 4 5 6 7 बार पेज नंबर 1 पे, पेज नंबर 2 पे 8 9 10 11 12 13 14, तीसरे पेज पे 15 16 17 18 19 20 21। तो जिस एफआईआर के हर पेज पे राजीव रंगीला का नाम जो है 5 7 बार आया हुआ है, और हर टेंडर की चोरी के अंदर जो खेल हुआ है वो राजीव रंगीला की कंपनी के साथ हुआ है। इस एफआईआर के अंदर एक ही एक्यूज का नाम है कॉलम नंबर 6-7 में, डिटेल्स ऑफ नोन सस्पेक्टेड अननोन एक्यूज विद फुल पर्टिकुलर्स। इसमें सिर्फ एक नाम है जो नामजद किया गया, राजीव रंगीला एंड अदर्स। राजीव रंगीला एंड अदर पब्लिक सर्वेंट्स एंड प्राइवेट पर्संस। एक नाम राजीव रंगीला का है जिसने आपकी सरकार को 650 करोड़ रुपए की चपत लगा दी, मगर राजीव रंगीला कहां है? राजीव रंगीला अरेस्ट क्यों नहीं हुआ अभी तक? आप कह रहे हो हमने उसके यहां छापा मार दिया, हमने उसके यहां छापा मार दिया। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को कल एक 20,000 रुपए पाने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर को डिसमिस किया रेखा गुप्ता ने, और इतनी लंबी उसकी प्रेस रिलीज छपवा रहे हैं कि हमने एक 20,000 रुपए वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर को टर्मिनेट कर दिया। अरे शर्म करो, कुछ काम तो करो। ये राजीव रंगीला किसी का फूफा है? ये कहां है राजीव रंगीला जिसके ऊपर पूरी की पूरी एफआईआर दर्ज है? इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मैं जानना चाहता हूं रेखा गुप्ता जी से और एसीबी से कि राजीव रंगीला को गिरफ्तार क्यों नहीं किया और राजीव रंगीला कहां है। ये आज की प्रेस वार्ता थी। आपके इस विषय में आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सौरभ जी, दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट को आपने भी संभाला है, जिम्मेदारी आपके पास भी थी। क्या ये पहले भी इस तरह के काम में सक्रिय था क्या राजीव रंगीला? जैसा आप कह रहे हैं पिछले 20 साल से इस तरह की चीजें। राजीव रंगीला कई बार हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर सक्रिय होने की कोशिश कर चुका है। मेरे समय में भी राजीव रंगीला ने सक्रिय होने की बड़ी कोशिश की, और हमारी जानकारी में हमारी सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार में राजीव रंगीला की तूती बोलती थी हेल्थ विभाग में, और हमारी सरकार आने के बाद ये काम छोड़ के भागे या भगाए गए। और फिर ये मुझे जो पता है ये शायद उत्तराखंड वगैरह के अंदर उन्होंने काम किया और वहां पे फिर ब्लैकलिस्ट हुए, फिर वहां से भी उनको काम छोड़ना पड़ा। मगर जो भी आपके पुराने बीट रिपोर्टर्स रहे होंगे हेल्थ के, मतलब आज से जो 15 साल पहले 14 साल पहले सक्रिय होंगे, वो इस आदमी का नाम जानते होंगे। काफी बदनाम आदमी है। कोई पॉलिटिकल पैटर्नेज है क्या प्राप्त इसको? कुछ आप लोगों के पास? मुझे लगता है पैसा है, सिर्फ पैसे का मामला है, दलाली है। पॉलिटिकल का मामला मुझे हो तो मुझे पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि सारा खेल पैसे का रहता है। अच्छा, एक चीज इसमें सामने आ रहा है, सरकार की तरफ से कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि
ये आपसी अंतर कलह जो है वो फूट के सामने आ गया इस एक केस से। सीएम शिकायत कर रही है, हेल्थ मिनिस्टर। देखिए, ये झूठ बोला जा रहा है कि ये सीएम की शिकायत पे है। ये लगातार रेखा गुप्ता द्वारा झूठ बोला जा रहा है। इसके अंदर लिखा हुआ है अननोन सोर्स। इस एसीबी में 3-4 बार इस बात का जिक्र है कि इन्हें सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन मिली, जिसके ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी हुई और उसके ऊपर फिर एसीबी हुई। इसमें कहीं पे भी रेखा गुप्ता का जिक्र नहीं है। अगर रेखा गुप्ता के यहां से कंप्लेंट गई होती तो इस पे लिखा होता लेटर विद यूओ नंबर या डीओ नंबर सो एंड सो रिसीव्ड फ्रॉम ऑनरेबल ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच द कंप्लेंट वाज रजिस्टर्ड। जैसे हमारे ऊपर जो एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज हुई, आपको याद होगा, ईडी की एक छापा मेरे घर पे भी पड़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है लीडर ऑफ अपोजिशन विजेंद्र कुमार गुप्ता की शिकायत पे वो मामला दर्ज हुआ है। एक्साइज के मामले में भी है कि किसकी शिकायत पे मामला दर्ज हुआ है। ये मामला रेखा गुप्ता के नाम पे दर्ज नहीं हुआ है, झूठ ना बोले। और आगे आगे देखिए, रेखा गुप्ता जी ऐसा नहीं है कि इससे अछूती हैं। रेखा गुप्ता जी के कई तार जो है इस मामले से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे हम उसका भी जो है आप लोगों के सामने जो है एक्सपोजे करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस एक्सपोजे की पूरी सीरीज जो है बना के आप लोगों तक जानकारी लेके आए। डिमांड्स क्या है? राजीव रंगीला को अरेस्ट करा जाए। राजीव रंगीला कहाँ है? राजीव रंगीला को क्यों अब तक छोड़ा हुआ है और जिक्र तक नहीं किया जा रहा इसका? पूरी एफआईआर ही उसके ऊपर है। 14 पन्ने अगर आप देखो तो ऐसा लगेगा राजीव पुराणी है उसके अंदर, राजीव रंगीला पुराना, पूरा का पूरा उसी के ऊपर है। आपको मैं इसकी कॉपी दूंगा। आज से सौरभ जी एसआईआर डोर टू डोर शुरू हो रहा है जी जी। 1 महीने तक ये कवायद चलेगी। इसको लेकर पिछले जो हुई एक्सरसाइज वेस्ट बंगाल और बिहार में, उसे लेकर काफ़ी सवाल कर रहे थे। और इस बार कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल लोगों को भी बताया जाता है कि बीएलओ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर आप लोग भी आ जाओ जो BLA 1 और BLA 2 रहते हैं, ताकि बाद में ये सवाल न उठाए जाए कि किसी का गलत तरीके से नाम। देखिए, अभी तक जितने नाम काटे गए, हमने कई बार लिखित में इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें इनकी लिस्ट प्रोवाइड करिए। तो उसकी लिस्ट जिस तरीके से वो प्रोवाइड की जाती है, उसपे वो नाम लिखा हुआ है और उसका एक नंबर लिखा हुआ है। उससे आप वो जाके वेरीफाई नहीं कर सकते कि आदमी का नाम सही काटा गया है, गलत काटा गया है। मतलब अगर आप समझिए कि कोई है रेखा गुप्ता, उनका नाम अगर कट गया तो हमें उनका एड्रेस तो होना चाहिए ना, कि हम उनके घर जाके देखें कि यहाँ पे कोई रेखा गुप्ता रहती है या नहीं रहती है। तो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन डिलीटेड नामों की सूची हमें दे रहा है, उससे ही संदेह उत्पन्न होता है कि गलत तरीके से नामों को काटने का पूरा षड्यंत्र जो है एसआईआर के अंदर बनाया गया है। एक BLA के तौर पे, जैसे मैं अगर अपनी पार्टी का बूथ लेवल एजेंट हूं, मेरा एक बूथ है जिसके अंदर मुझे बता रहे हैं कि भाई हमने 35 मान लीजिए 250 नाम काट दिए, तो एक BLA के तौर पे मैं आपसे कहूंगा कि भाई 250 नामों का लिस्ट दे दीजिए जिसमें नाम हो और उनका पता हो। हम फोन नंबर भी नहीं मांग रहे, तो हम उसके घर पे जाके वेरीफाई कर ले कि भाई आपने सही काटा है गलत काटा। वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ नाम देंगे आपको। तो उस नाम से क्या होगा? उस नाम से तो कोई फायदा नहीं होगा। तो जानबूझ के जो है इस पूरे प्रोसेस को इस तरीके से बनाया गया है कि कहने को तो प्रोसेस चल रहा है, मगर उसके अंदर कोई भी जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और कुछ कल EV पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, इसके अंदर फेज वाइज मैनर में 2 व्हीलर और छोटा हाथी बोला जाता है। भाई, जिस दिन ये सरकार बनी थी फरवरी 2025 में, हमने मार्च में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि इस सरकार की ये जो बड़े बड़े व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनके साथ कुछ सांठगांठ है। आते ही सबसे पहले ये कहा गया कि हम पुराने जो है 15 साल से पुराने व्हीकल्स को जो है पेट्रोल के व्हीकल्स को हम खत्म करेंगे, डीजल के जो व्हीकल हैं 10 साल पुराने उनको हम खत्म करेंगे। क्यों? ताकि लोग नए व्हीकल्स खरीदें।
ये भी जो पॉलिसी है वो कुल मिला के मैन्युफैक्चरर को एक बड़ा फायदा पहुंचाने की कोशिश है, जिसके अंदर लोग बाध्य हों कि वो अपना टू व्हीलर बेचें और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदें। आज ही हमारी चर्चा हो रही थी फोन पे, तो हमारे एक विधायक ने कहा कि भैया मेरा टू व्हीलर टू व्हीलर 1.5 महीने पहले खराब हुआ और मैंने उसको भेजा, 1.5 महीने में भी ठीक होके नहीं आया, 2 महीने लग रहे हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर अगर खराब हो जाता है उसको ठीक कराने के लिए, क्योंकि उसके मैकेनिक्स, उसके पार्ट्स, इन सब की अवेलेबिलिटी की दिक्कत है। तो वो लोग जो पूरी तरीके से आश्रित हैं अपने टू व्हीलर पे, आप उन सब के ऊपर अब ये वोट डालेंगे कि भाई अब आप इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर खरीदिए, अपने इसको जो है डिस्ट्रॉय कीजिए। तो कुल मिला के एक बड़ी इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने की कोशिश इस स्कीम के अंदर है।